हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज आपको एक नए टॉपिक के साथ आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक मुख्य कोशिकांग है और जंतु कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं की अपेक्षा कुछ बड़े कोशिकांग होते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया कुछ बड़े आकार के होते हैं, जबकि पौधों में ये छोटे आकार के पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। माइटो यानी थ्रेड, जिसे हम कहते हैं सूत्र, और दूसरा जो है कॉन्ड्रियन, जिसको कहते हैं ग्रेन्यूल यानी कि कण यानी कण। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सूत्र कणिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कोलिकर ने सन 1880 में कीटों की रेखित पेशियों में देखा था। यानी कि सबसे पहले ये जंतु ऊतक में देखा गया, जिसे कोलिकर ने देखा, और अल्टमान ने सन 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया का वर्णन किया था, लेकिन इसे बायोप्लास्ट कहा। इसके अलावा सी वेंडा ने सन 1898 में इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ये तो खोजकर्ता के बारे में हो गए, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो ऊर्जा का निर्माण करता है, और ये जितने भी जीव ऑक्सीश्वसन करने वाले जीव होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और वही ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो किंग्सबर्ग ने सन 1912 में इन्हें सेलुलर रिस्पायरेशन से संबंधित किया था, जबकि वारबर्ग ने 1913 में इस रिस्पायरेटरी एंजाइम को देखा था। इसमें रिस्पायरेटरी एंजाइम भी पाए जाते हैं, जैसे पायरुविक कार्बोक्सिलेज, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके कारण सेलुलर रिस्पायरेशन की क्रिया होती है, सेल में रिस्पायरेशन की क्रिया होती है। और वेंसले तथा हॉर्न, ये जो दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्स से अलग किया था, और वो सेल्स थी लीवर सेल्स। लीवर सेल्स से सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को अलग किया था वेंसले और हॉर्न ने। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हो गया। इसके बाद इसके शेप, साइज और नंबर की बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है, आप डायग्राम में देखें तो अंडाकार या लेंस के आकार का होता है, लेकिन ये छड़ी के आकार का, तस्तरीनुमा, बेलनाकार, तांतुक यानी फिलामेंट्स के आकार का, गोलाकार, ये सभी आकार के हो सकते हैं। ये शेप हो गया। साइज की बात करते हैं तो साइज में इसकी जो लंबाई होती है वो 2 से 4.1 माइक्रोमीटर तथा व्यास 0.5 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं। यानी इनका जो व्यास होता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। अब नंबर की बात करें तो ये जो नंबर है सभी जंतु और पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग है, जबकि जीवाणु और नीले हरे शैवाल यानी कि जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें नहीं पाया जाता है। जीवाणु और नीले हरे शैवालों में ये नहीं पाया जाता है। तो इनमें सबसे अधिक अगर देखा जाए तो 500 से 1500 तक इनकी संख्या होती है। यानी एक कोशिका में लगभग 500 से 1500 तक ये माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जबकि कुछ शैवाल ऐसे भी हैं जिनमें एक माइटोकॉन्ड्रिया ही पाया जाता है। यानी कि अगर माना जाए तो 500 से 1500 तक कोशिकांग में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो पाए जाते हैं। अब इसके संरचना के बारे में जरा देख लें कि इनकी जो संरचना है वो कैसी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी हुई संरचना आपको दिखाई दे रही है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी हुई संरचना दिखाई दे रही, जिसमें बाहरी झिल्ली चिकनी और सपाट होती है और जिसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि अंदर की जो झिल्ली होती है वो बाह्य झिल्ली से लगी हुई लेकिन बीच बीच में उंगली के समान
मैट्रिक्स में उंगली के समान धसी हुई संरचना दिखाई दे रही है, जिसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो उंगली के समान धसी हुई संरचना दिखाई दे रही है उसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी जो है ये क्रिस्टी कहते हैं, और उसी में देखा जाए तो ये जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है तो उसे क्रिस्टी कह देते हैं, नहीं तो पादप कोशिकाओं में इसे माइक्रोविलाई कहते हैं। एक बात और है कि जंतुओं की कोशिकाओं में इसे माइटोकॉन्ड्रिया तथा पादप कोशिका में इसे कॉन्ड्रियोसोम के नाम से भी जानते हैं। पादप कोशिका में इसे कॉन्ड्रियोसोम के नाम से जानते हैं। तो इस पादप कोशिकाओं में इसी संरचना को माइक्रोबिलाई कह देते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में इसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी या ये कहा जाए कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के मध्य में ये खाली स्पेस पाया जा रहा है, जिसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कह देते हैं। और दोनों झिल्लियों के बीच यानी क्रिस्टी के बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है उसे इंट्रा क्रिस्टिकल स्पेस कहा जाता है। इनके मध्य में कुछ द्रव्य पाए जाते हैं जो एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम जो है यही, और ये जो एंजाइम है यहाँ पे ही कहा जाता है कि ये क्रिस्टी की सतह पर पाए जा रहे हैं, जिसे पायरविक ऑक्सीलेज या पायरविक कार्बोक्सिलेज और पायरविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। इसके अलावा क्रिस्टी की सतह पर लगे हुए कुछ रैकेट के समान या ये कहा जाए जो छोटे छोटे बल्ब के आकार की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, वो रैकेट के समान संरचना दिखाई दे रही है, जिसे F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम पार्टिकल कहते हैं। यही ऑक्सीजन को ग्रहण करके एटीपी का निर्माण करते हैं, क्योंकि पैकर के अनुसार से ऑक्सीसोम में ही एटीपी सिंथेसिस एंजाइम होता है। उन्होंने ये बताया था कि ऑक्सीसोम में ही क्या होता है, ऑक्सीसोम में एटीपी सिंथेसिस एंजाइम होता है जो कि एटीपी का निर्माण करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। और इसके अलावा इसमें क्या देखा गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ तरल पदार्थ भरे होते हैं जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। इन मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जा रहा है, तो इन मैट्रिक्स में देखा जाए तो डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स और कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। आरएनए, डीएनए, प्रोटीन और इसके अलावा राइबोसोम्स। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये 70 इस प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, और डीएनए जो होता है वो चक्रीय रूप में पाया जाता है। और इसे कारण से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कि इसे डीएनए, आरएनए और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही ये स्वशासित कोशिकांग है। यानी कि ये जो होते हैं ये आरएनए, डीएनए और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण इसे स्वशासित कोशिकांग कहा गया है। यानी कि इसमें स्वतः जनन की क्षमता भी पाई जाती है, इनमें स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। तो ये आपके संरचना के बारे में हो गया। इसके अलावा अगर इसके कार्य के बारे में वर्णन करें तो जो इनका फंक्शन है वो ऊर्जा, यानी कि सबसे पहले कोशिका को क्या कहा गया, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का पावर हाउस, इसी को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अब अगर ऊर्जा का निर्माण करते हैं तो कैसे, तो इसमें आप लोगों को हम बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कार्य की बात करें तो एटीपी के निर्माण का कार्य करते हैं। और एटीपी का निर्माण होता कैसे है, तो ये क्रेब्स साइकिल के द्वारा। और क्रेब्स साइकिल से पहले जो क्रिया होती है वो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या होता है कि CO2 प्लस H2O का निर्माण करते हैं और ऊर्जा का निर्माण होता है।
यानी कि CO2 और H2O ये मुक्त हो जाते हैं और ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये ऊर्जा होती कितनी है? तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति मोल। ये यहाँ पर क्या हुआ? तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के लिए इसमें देखा जाए तो दो क्रियाएं होती हैं। एक होती है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा होता है क्रेब्स चक्र। ये दोनों क्रियाएं मिलकर के क्या करती हैं? ऊर्जा का निर्माण करती है। सबसे पहले इसमें ग्लूकोज टूटता है और टूटने के बाद ग्लूकोज का टूटना और ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 वो टूट करके पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है और वो भी कोशिका द्रव्य में ये क्रिया संपन्न होती है। जबकि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया यानी कि जो ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदला, वो पायरुविक अम्ल जब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है तो क्रेब्स चक्र के द्वारा क्या होता है? क्रेब्स चक्र के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण करते हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें स्वतः जनन की क्षमता भी होती है। ये जीव अपने ये कोशिकांग अपने ही जैसे कोशिकांग की उत्पत्ति स्वयं कर सकता है। इसके अलावा अगर देखते हैं तो इसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका निर्माण कैसे होता है, किन किन तत्वों से होता है। तो केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या होता है? प्रोटीन, DNA, RNA, प्रोटीन, DNA, RNA और फास्फोलिपिड्स। अगर प्रोटीन की मात्रा देखें तो यहाँ पर 60 to 70%, DNA की कुछ मात्रा, RNA की 0.5% और प्रोटीन की 20 to 25%। एक केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें क्या कहा गया कि प्रोटीन, DNA, RNA और फास्फोलिपिड्स बना। प्रोटीन जो है 60 to 70%, DNA की कुछ मात्रा, RNA का 0.5% और फास्फोलिपिड जो होता है 20 से 25%। और ये आपका टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपको नई क्लास में बताई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।